जय भीम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े गंभीर विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई भीमाई जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले, उसी तरह सारे विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, महामाताओं ने मानवता के लिए कार्य किया, उन सभी के विचारों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूं। आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है। ये विषय मेरे अकेले का नहीं है। ये महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश भर के अंदर जो मिशन का काम कर रहे हैं उन सभी का सवाल है। हम मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उसी वक्त मनुवाद के साथ साथ कुछ बातें हमें भी कुछ बदलनी पड़ेगी। या कुछ लोग मिशन समझते नहीं इसलिए ऐसे बिहेव करते हैं, वो कुछ पता नहीं, लेकिन हमें आत्मपरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग आत्मपरीक्षण नहीं करेंगे तो माननीय कांचीराम साहब का जो सपना है कि इस देश की शासन करती जमात जो बननी है वो हम नहीं बन पाएंगे। तो ये सवाल सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। आज मैंने एक फेसबुक पे पेज डाली है पोस्ट, उसमें जो जयवंत करके जो कैरेक्टर है जो वर्ली में रहता था, उसकी जिस तरह से हालत हुई है, ये बात भी सोचने वाली बात है कि मिशन करते जो बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की मिशन समझते हैं, महापुरुषों की मिशन समझते हैं, वो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। मैं कुछ बातें मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूं। मैं जब पुलिस डिपार्टमेंट में था, ये क्यों बताना चाहता हूं कि ऐसे कई नौजवान हैं जिन्होंने अपने घर को फूंक दिया है मिशन के लिए। और होता यूं है कि जो लोग बड़ी मेहनत से, शिद्दत से काम करते हैं वो सफल नहीं होते, लेकिन जो लोग चापलूसी करते हैं, चमचेगिरी जो कहते हैं, जो माननीय कांचीराम साहब ने एक ही किताब जिंदगी में लिखी है, माननीय कांचीराम साहब ने लिखी है, चमचा योग। ये जो चमचे लोग हैं कैसे सफल होते हैं, उनकी थ्योरी क्या है, उनकी टेक्निक क्या है, वो क्यों सफल होते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई एक संगठन या एक पार्टी की बात नहीं है। ये जो दर्द है, ये जो प्रॉब्लम, जो तकलीफ है, ये तकलीफ ये पूरी मिशन के अंदर ये सब होते चला जा रहा है, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोक पाएंगे तो मनुवादी लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम कब सुधरेंगे? तो इसलिए मैं आज एक लाइव आया हूं। अगर आप सत्यवादी है, अगर आप महापुरुषों के विचारों पे चलना चाहते हैं, अगर आप शासन करती जमात बनना चाहते हैं, अगर आप ना बिकने वाले हैं, तो आपके ऊपर कभी भी गाज आ सकती है। बातें बड़ी बड़ी करने से हम ना बिकने वाला समाज नहीं बना पाएंगे। ना बिकने वाला समाज बनने के लिए हमें अपने अंदर से अपने आप को जगाना पड़ेगा। और फुले शाह अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज महापुरुषों की जो मिशन है, वो मिशन को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी बातें अब मेरे बारे में बताऊंगा, ताकि ये भी जानना जरूरी है एक मिशन के कार्यकर्ता को किस तरह वो पूरी जिंदगी दांव पे लगाता है और उस कार्यकर्ता को किस तरह दरकिनार किया जाता है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 24 साल नौकरी कर चुका हूं। डिपार्टमेंट के अंदर मुझे जातिवाद का बहुत सामना करना पड़ा। एक सीनियर, देखो मैं जो बोल रहा हूं, मेरे पास बहुत से एविडेंस है, मैं उस बात को डरता नहीं हूं, लेकिन मैं बोलूंगा क्लियर। आज मैं हर बात आपके सामने रखूंगा। डिपार्टमेंट के अंदर मुझे जातिवाद का इतना बहुत अनुभव मिला, बहुत गंदा अनुभव मिला। जातिवाद की वजह से, देखो महापुरुषों के विचार तो मैं पहले से ही लेके चलता हूं, तो जब कब डिस्कशन होता था तो
जो महापुरुषों के विचार है लोगों के सामने मैं रख देता था। अब इस बात का कुछ लोगों को अगर गुस्सा आता रहेगा, सत्य, मैंने कहा पहले ही कहा ना कि अगर आप सत्यवादी है तो आपको बहुत सी बातें झेलनी पड़ेगी, लेकिन ये झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सफल होना भी तो जरूरी है, तो सफल होने के लिए भी हम कुछ सोचेंगे, कुछ काम करेंगे उसके ऊपर। तो वहां के एक सीनियर पीआई ने मेरा झूठा रिपोर्ट भेज दिया ऊपर और मेरा ट्रांसफर करवा दिया साइड ब्रांच में। ये फाइट मैंने बहुत फाइट की, मैं कमिश्नर तक गया, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, उसके बावजूद मेरा किसी ने सुना नहीं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की वजह से हुआ था। तो मैंने उस वक्त कसम खाई कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं रहूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं जातिवाद के खिलाफ लड़ूंगा और हमारी कौम कैसे सत्ता में आए, ये सोच के, ये कसम खा के मैं 2012 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी। 2012 से लेके आज तक मैं कंटिन्यूअसली मिशन का काम कर रहा हूं। बीच में मुझे कई मौके आए, पैसे के आए, लालच दी गई, दूसरी पार्टियों ने भी लालच दी, लेकिन मैं कभी किसी के पास गया नहीं। बीएसपी में जिला अध्यक्ष था, बीआरएसपी में जिला अध्यक्ष था, उसके बाद में भीम आर्मी में आया, भीम आर्मी में भी काफी कम, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी मैंने बहुत काम किया है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर मैं खुद बायोपिक बनाऊंगा, तो उस वक्त आप देखोगे कि मैंने क्या क्या काम किया है। मैं जहां भी गया हूं शिद्दत से काम किया हूं, दिलो जान से काम किया हूं। तो मिशन के लिए मैंने काम किया, बीएसपी में मैं रहा, बीएसपी में मुझे बहुत बुरे एक्सपीरियंस, शुरुआत मेरी हुई धम्म से शुरुआत हुई। 2005 में मैंने एक बुद्ध विहार बनाया, उस वक्त मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था। 2012 में मैंने वीआरएस लिया, लेकिन 2005 में एक बुद्ध विहार बनाया दहीसर में, जिसका नाम है धम्मगिरी बुद्ध विहार, उसका आज भी मैं प्रेसिडेंट हूं। उस वक्त भी अनुभव बुरे आए अपने लोगों से, वो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा। मैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि ये वीडियो, ये लाइव शायद लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें बताने वाला हूं कि अगर मिशन में कामयाब होना है तो लीडर को भी कुछ सोचना पड़ेगा, किसी को अपनी बात रखने का वक्त देना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई की गई वो कैसी गलत थी, वो मैं आज आपके सामने बोलने वाला हूं। लीडर को कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर उन्होंने सोचना चाहिए, या तो मुझे चांस देना चाहिए कि आपकी बात आप रखो। आज मुझे लाइव आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे मेरी बात रखने ही नहीं दी। किसी और की बातें सुनते हो। जो लोग ये मिशन खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की बातें सुन के अगर दिलो जान से काम करने वाले लोगों को इस तरह अगर तुम निष्कासित कर दोगे, इस तरह दरकिनार कर दोगे, तो मेरे जैसे, जो मैं जयवंत का जो एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई लोग जो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है, उन्होंने बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरी शुरुआत धम्म से हुई है। मैं सीधा बोलता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं शील पालन करने की पूरी तरह कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा जो शील, महत्वपूर्ण शील है, वो मैं मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि समझता हूं कि मैं झूठ से बहुत नफरत करता हूं और मैं झूठ बोल नहीं पाता हूं। मैं जब भी झूठ बोलूं तो पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए मैं झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता हूं। तो 2012 से लेके अभी तक मैं पार्टी में तो काम किया हूं, संगठन भीम आर्मी में भी काम किया हूं, लेकिन साथ ही साथ में पूरे महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोग जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, बहुत अच्छे मिशन के काम करने वाले मूवमेंट के लोग हैं, उसमें सागर झंडे साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा। फिर अमोल जगताप, जो विद्रोही अमोल कहते हैं उनको, उनका नाम लेना चाहूंगा। दूसरे पवार साहब है, उनका नाम लेना चाहूंगा। या फिर संजय कीर्तिकर है, उनका भी नाम लेना चाहूंगा। मैं किसी भी पार्टी में हो, लेकिन एक समाज का मुझे देना था, इसीलिए पूरी महाराष्ट्र के अंदर जब जब समाज के ऊपर अन्याय हुए, तब एट्रोसिटी में हमने काम किया है। हम लोग साथ में मिलकर काम करते थे।
शिवगढ़ में जब अपने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ उस वक्त गया था मैं। नासिक में जब अत्याचार हुए थे उस वक्त मैं गया था। पूर्णा में जब अन्याय हुए थे उस वक्त मैं गया था। औरंगाबाद में, इस वक्त माफ कीजिए, ये पश्चिम महाराष्ट्र में सातारा में जो अन्याय हुआ था उस वक्त मैं गया था। मतलब पार्टी का काम तो मैं कर ही रहा था, उसके साथ में एक समाज का पे बैक टू द सोसाइटी जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट आई वाज डूइंग। तो वो भी मैंने काम किया, मैं कंटिन्यूसली काम कर रहा हूं। उसके बाद में आगे हम बीएसपी में भी कुछ अनुभव मुझे बुरे आए। एक आमदार के इलेक्शन में जो खड़ा था वो मुझे बार बार फोन कर रहा था कि उसे जीतना था, किसी भी हालत में जीतना था। बार बार मुझे फोन कर रहा, दीपक मेरे ऑफिस पे आओ। बोला मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं कैसे आऊंगा तुम्हारे ऑफिस पे, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, मैं नहीं आऊंगा। तो वो खुद मेरे ऑफिस पे आया। जब वो मेरे ऑफिस पे आ रहा था मैंने कई कार्यकर्ताओं को बुला के लिए, लेकिन कोई कार्यकर्ता नहीं आया। एक कार्यकर्ता आया, उसका नाम अमर मस्के करके है, वो मेरे सामने आया था। मैं बोला जो भी होगा सामने होगा। तो उसने मुझे कहा कि दीपक मुझे किसी भी हालत में जीतना है, और जीतना है तो मैं आपको जो चाहे मदद कर सकता हूं। मैं पहले ही कहा मैं ना बिकने वाला हूं, मुझे कोई खरीद नहीं ला। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पैसा मुझे खरीद नहीं सकता हूं। तो मैंने कहा कि दादा मैं ऐसा पैसे से मुझे खरीद नहीं सकते, नहीं तो तुम्हारे लोग मेरे बिक गए। मुझे कहा, मुझे शौक हुआ। बोला कौन लोग बिके? बोले मैं सब नाम बोल दूंगा आपको। मैंने मना किया। तो फिर आखिर में उसने कहा सिर्फ गाड़ी में बैठने के मुझे 10 लाख की ऑफर की, गाड़ी में बैठने की। लेकिन मैंने मना की, मैंने हाथ जोड़े, दादा हम मिशन के लोग हैं, हम लोग बिकते नहीं। तुम 10 लाख की क्या बात कर रहे हो? 10 करोड़ की बात कीजिए तो हम बिकेंगे नहीं। तो वो चला गया। लेकिन सत्य की इतनी ताकत होती है कि जब भी मैं एक फोन करूँ, कभी कुछ समाज का काम हो, तो एक फोन वो लेते थे, एक ही फोन करूंगा लेते थे, या तो फिर फोन करते थे। सत्य में एक बड़ी ताकत होती है। तो मैं तो बिका नहीं, लेकिन कुछ लोग बिक गए थे। उस वक्त की बात बोल रहा हूं, बीएसपी में था उस वक्त। बहुत बड़ी बड़ी बातें, मिशन की बातें करते। मिशन की बातें करना और उस पर चलना, इस पर अमल करना, ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है इसमें। और हम चलेंगे नहीं तो सफल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में मैं कुछ वहां पे बुरे एक्सपीरियंस आए। फिर मैं जब डॉक्टर सुरेश माने साहब को निकाल दिया गया तो मैं बीआरएसपी में चला गया। मुझे लगा एक घटना तज्ञ है जो बहुत टैलेंटेड है, इंटेलेक्चुअल है, सो आई हैव टू गो विथ हिम। सो मैंने पहला महाराष्ट्र में जो जिलाध्यक्ष रहेगा, मैंने बीएसपी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको मैंने रिजाइन कर दिया और बीआरएसपी में आ गया। लेकिन बीआरएसपी में भी अभी बीआरएसपी के तो सभी लोग करीब करीब बाहर है। बंसोड़े साहब बाहर है, हमारे एडवोकेट साहब जो साबड़े साहब है वो बाहर है, और कई लोग बीआरएसपी से बाहर चले गए। उनको बुरा एक्सपीरियंस आया। जो पांच जो पार्टी है उनसे कभी भी संगठन मत नहीं करना बोलने वाले डॉक्टर सुरेश माने खुद राष्ट्रवादी के टिकट पे खड़े हो गए। तो ऐसे बुरे एक्सपीरियंस। मुझे दूसरी बात, मेरे ऊपर एक केस हो गई। जो एक बंदा था, जो आरएसएस का बंदा था, जो हम लोग धर्म प्रचार करने के लिए, मेरे साथ में कुछ 4-5 भिक्षु थे, हम लोग धर्म प्रचार करने के लिए जा रहे थे। वो आरएसएस के बंदे ने हमको बुला लिया, गणपति का माहौल था, बुला लिया। भंते जी गए और भंते जी का उसने अपमान कर दिया कि बोले ये तुम प्रसाद ले लो। तो भंते जी ने कहा हम तो बुद्धिस्ट है, हम कैसे प्रसाद ले सकते हैं। तो उस वक्त कुछ बातें हुई और उस वक्त आरएसएस के लोगों ने मेरे ऊपर केस ठोक दी। वो बात लेके मैं माने साहब के पास गया तो माने साहब मेरे ऊपर उल्टा चिल्लाए। आपको समझ में आता है क्या पॉलिटिक्स क्या है? क्या पॉलिटिक्स है? सबसे बड़ा जो मूल है, जो शुरुआत है, वो धम्म है, आचरण है, शुद्ध आचरण है, सदाचरण का जीवन है। यहां से शुरुआत होगा। यहां से तुम शुरुआत करोगे, सदाचरण के जीवन से शुरुआत करोगे, तो तुम आगे जाके किसी भी क्षेत्र में आप सफल होगे। तो मुझे समझाने लगे तो मुझे कुछ बात ठीक नहीं लगी, मैं छोड़ दिया और भीम आर्मी में आया। भीम आर्मी में कामले साहब मेरे अच्छे दोस्त थे, पहले से दोस्त थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि तुमको मैं मुंबई अध्यक्ष बना दूंगा। बीच में कुछ बात घटी, फिर वो मुझे एक केस में 2 साल अंदर रहना पड़ा। दुख भरी बात यह है कि उस वक्त भीमा कोरेगांव का मैटर हुआ था।
3 जनवरी 2018 को दहीसर से लेके कांदुली तक सब बंद करवाया था। वो मेरे नेतृत्व में हुआ था। कम से कम 5000 लोग मेरे साथ में थे और ये सभी केसेस मेरे ऊपर ली गई। हर पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर केस ली गई। उसके बीच में जो दामोनगर है वहां पे बीजेपी के मदद से, विश्व हिंदू परिषद के मदद से राहुल बोधी जो भंती जी है, आपने नाम सुना भी रहेगा, वो राहुल बोधी भंती जी ने अपने बुद्ध विहार में बीजेपी के बैनर पे, विश्व हिंदू परिषद के बैनर पे वहां पे प्रवचन का आयोजन किया था। मेरे को 1 घंटा पहले वहां के कार्यकर्ता ने फोन किया कि दीपक भाई ऐसी ऐसी बात है और ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। 1 घंटे के अंदर मैंने 2 बैनर बनाए, दोनों बैनर बाजू में लगा दिए। वहां पे इतना माहौल खराब था और कुछ अपनी जो पार्टी, जो आरपीआई की जो पार्टी है, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे कि वो बीजेपी को सपोर्ट पहले से ही कर रहे, आज भी उनके सपोर्ट में है। तो माहौल मेरे खिलाफ था, हमारे खिलाफ था। उसके बावजूद मैंने कहा कि मैं किसी भी हालत में ये प्रोग्राम होने नहीं दूंगा। मैं चला गया, अपना जो मेगाफोन था साथ में लेके गया। कुछ 6-7 कार्यकर्ता थे, मेगाफोन से चालू किया डायरेक्ट भाषण करना और इस देश से बुद्ध धम्म को किस तरह खत्म किया गया, वही पुनरावृत्ति अभी हो रही है, ये लोगों को मैंने ठीक से समझा दिया। लोग मेरे खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं भाषण करते रहे, बोलते रहा, उस वक्त लोगों को समझ में आया और लोग मेरे साइड से आ गए। और उस वक्त राहुल बोधी का जो प्रोग्राम था वो कार्यक्रम मैंने होने नहीं दिया। तो ऐसे कई काम मैंने किए। कई जगहों पे हमारे जो अपने जो गरीब, जो बहुजन समाज की झोपड़ियां है, झुग्गी झोपड़ियां है, वो लोग, जिनकी झोपड़ियां जब तोड़ा जाता था उस वक्त हम लोग जाके मैंने आंदोलन किया है। आज जो दहीसर से लेके आपापाड़ा, माराड़ तक बड़ा प्रश्न है, जो फॉरेस्ट का सवाल है, उसके लिए मैं अभी काम करने का सोचा हूं। मैंने उसके ऊपर ही काम करूंगा, क्योंकि हाईकोर्ट कहता है कि इनको सुविधा भी मत दो और पुनर्वसन करो, कहते हैं पुनर्वसन तो होता नहीं और सुविधा भी नहीं मिलती। तो ना उनको पानी मिल रहा है, ना यहाँ पे बिजली है, ना टॉयलेट है, ना रोड है, ना कुछ भी है। मतलब इस जमाने में अपने लोग इतने दुख से गुजर रहे, देख के मुझे बुरा लग रहा है। मैं अभी उसके लिए लड़ने वाला हूं। तो फिर भीम आर्मी में मैं उस वक्त मुझे आश्वासन दिया गया कि आपको हम मुंबई अध्यक्ष बना देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कोई मैटर हुआ, 2 साल अंदर चला गया। लेकिन एक बुरी बात यह है कि जब एक कार्यकर्ता के ऊपर बुरा प्रसंग आता है, उस वक्त हमारे पीछे अपने जो जिनके लिए हम लड़े हैं, समझो मैं भीम आर्मी के लिए लड़ा हूं, तो भीम आर्मी के लोग मेरे लिए खड़े होने चाहिए। लेकिन भीम आर्मी के लोग कोई भी मेरे लिए खड़े नहीं रहे। 2 साल मैंने कैसे गुजारे, किस तरह मेरा बेल हुआ, मुझे मालूम है। और बहुत बुरी बातें हो गई। कुछ लोग बाद में आके बोले, मैं बोला यार आप लोग मुझे पूछने क्यों नहीं आए, मेरे को पूछा क्यों नहीं कि मेरे घर वालों को तुमने मदद क्यों नहीं की। मैंने मिशन के लिए पूरी जिंदगी दांव लगा दी। 2012 में पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दिया हूं। पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ के मैं काम कर रहा हूं, आप मुझे मदद नहीं करोगे। तो जवाब इतना भद्दा जवाब था। जवाब क्या दिया मुझे मालूम है? हाँ, मुझे लगा आप उस केस में इन्वॉल्व रहेंगे, इसलिए हम लोग मदद नहीं किया। ये जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? जस्ट थिंक व्हाट वाज माय फीलिंग्स एट दैट टाइम। तो आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। फिर भी मैं हारा नहीं, फिर भी मैंने अपनी गलती मानी नहीं। मैंने कहा ठीक है, ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मिशन क्या है, लेकिन मुझे समझ में आता है। तो फिर मैं उतर गया। और उसके बाद में जाहिर शेख करके जो धार के उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष थे, उसको मारा गया। तो ये फिर भी हमारे लोग ऐसे ही बोलने लगे, नहीं वो तो दुपारी करता है, वो एलिगेशन करता है, वो ये करता है, वो अरे जब वो कार्यकर्ता था, जो विधानसभा का अध्यक्ष था, उस वक्त वो तुम्हारा कार्यकर्ता है, और जब उसके ऊपर बुरा प्रसंग आता है तुम उसको पूछते नहीं हो। ये कौन सी इंसानियत हो गई? तो मैं चला गया फिर देखने। जब हम लोग चले गए, बाद में जो फेसबुक पे आया, जब मैंने बोला अगर मेरे कार्यकर्ता को जिन जिन लोगों ने मारा हुआ है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी बात हो गई। तो फिर तुरंत राहुल शेवाली साहब वगैरह सब उधर चले गए और
फिर बाद में फिर अपने जो अशोक कांबले साहब भी फिर बाद में चले गए, वो बात अलग है, लेकिन वो खुद विरोध करते थे, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं, ऐसी बात हुई थी। फिर ये चीज को लेके जो अपने जो प्रभारी थे कैलाश जायसवाल जी, अपने जो विधानसभा अध्यक्ष को जिसने मारा था जाहिद शेख को, उसमें का एक आदमी इनका दोस्त था, और वो मुझे बार बार कहते थे कि अमर सिंह जो हमारा उसका नाम है, अमर सिंह को बचाओ, उसमें केस में इन्वॉल्व होने मत दो। तो मैंने सीधा उनको कहा, क्यों? अगर मेरे कार्यकर्ता को मारा है तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, मैं क्यों छोड़ू उनको? अगर अपने कार्यकर्ता के पीछे अगर आप खड़े नहीं रहोगे तो क्या मतलब है? तो ये गुस्सा कैलाश जी को मेरे ऊपर शुरुआत वहां से हो गई। अभी अनबन थोड़ी बहुत बढ़ते बढ़ते जा रही थी। ये जब राहुल प्रधान को मालूम पड़ा तो राहुल प्रधान ने डायरेक्ट उनको क्या कर दिया, प्रभारी घोषित कर दिया। और प्रभारी घोषित किया तो वो सीधा आते थे, ये इसको इनको एक पद दो, उनको एक पद दो, इनको एक पद दो। मैं दो चार पद दे दिया। फिर मैंने बोला ऐसा कैसे आप बोल सकते हो डायरेक्ट, इसको ये दो, उसको वो दो? मुझे देखना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। अगर हम ये तो क्या, इट इज नॉट अ फिलिंग द ब्लैंक्स। तो किसी को भी उठाओगे, तुम बोलोगे इसको ये पद दो, तो मैंने मना कर दिया। तो धीरे धीरे राहुल को समझ में आया, राहुल प्रधान जी को समझ में आया, और उनको लगा कि यह आदमी को अगर हमें खत्म करना है तो कैलाश जी को प्रभारी पद देना पड़ेगा। कैलाश जी को प्रभारी पद दिया, और जो होना था वही आगे आगे बढ़ते चले गई बातें चल। और ये किस तरह से काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं नेहाताई जी का एक अच्छा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। नेहाताई को किस तरह से ये गोबेल्स नीति का यूज जो ब्राह्मणों ने किया था, वही नीति का यूज ये लोग अपने आपस में हमारे लोगों को खत्म करने के लिए करते हैं। तो ताई को उनको हटाना था, क्योंकि ताई ये क्या कहते हैं ना, जो मैं तो चोरों की बारात कहता हूं इन लोगों को, ये चोरों की बारात जो है वो लोग सब साथ में आए थे, और उनका प्लान के मुताबिक सब होना चाहिए था। तो ये देखो, भीम आर्मी जब शुरुआत में आई तो सभी कुछ जो असामाजिक तत्व, मैं बोल सकता हूं इसको, जो असामाजिक तत्व है, जो मिशन का काम नहीं करना चाहते, जो खुद का जो फायदा है वो देखना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग भीम आर्मी में साथ में शुरुआत में आ गए। और फिर इन लोगों ने नेहाताई को, अभी उनको समझ में आया कि नेहाताई हमें बहुत अपोज करती है, तो नेहाताई को कैसा खत्म करना है। तो नेहाताई के खिलाफ इन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोपेगेंडा कर दिया, नेहाताई तो जाने वाली है। मतलब ऐसा प्रचार कर दिया कि नेहाताई तो जाने वाली है, लेकिन लोग डर गए। अगर नेहाताई जाने वाली है, अगर नेहाताई चली गई तो हमारा क्या, ये लोग तो हमको छोड़ेंगे नहीं। तो लोगों ने डर के मारे नेहाताई के खिलाफ स्टेटमेंट दी गई। लेकिन सबसे ज्यादा उस वक्त जो पूना की मीटिंग हुई उसमें सबसे ज्यादा विरोध मैंने किया, और जो नेहाताई को निकालने वाले थे, लेकिन मैंने मजबूर कर दिया कि पूरी कमेटी बर्खास्त कर दी गई। खैर ठीक है, कमेटी बर्खास्त कर दी गई। उसके बाद में शिंदे साहब को मौका मिला। शिंदे साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि इन लोगों को किस तरह की भाषा यूज किया जाए। तो प्रफुल्ल शिंदे साहब हो सकता है थोड़े एक्साइटेड हुए रहेंगे, उनके मुंह से कुछ गलत शब्द आए रहेंगे, तो लेकिन ये एक चीज से प्रफुल्ल शिंदे साहब को निकाल दिया, एक ही बात से। लेकिन कितना सही काम कर रहे थे, डिसिप्लिन्ड काम कर रहे थे, इसके बारे में देखा नहीं। कोई काम नहीं कर रहा है, उसको नोटिस दिया तो उनको साथ में लेके उनके खिलाफ तैयारी करने की, ये क्या चीज है? देखो, अगर हमें जीतना है, हमें शासन करके जमात बननी है, तो उसके लिए ना बिकने वाला होना जरूरी है और डिसिप्लिन होना जरूरी है। क्योंकि सामने हमारा जो शत्रु है, दुश्मन जो है, इतना बड़ा दुश्मन है, उसको हर क्षेत्र से वो बड़े हैं। वो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा में, हर चीज में, आर्थिक क्षेत्र में तो इतने बड़े हैं, और इंटेलेक्चुअल भी इतने हैं, सब कुछ उनके पास है। उनको उनके खिलाफ लड़ना है तो एक नियोजन होगा, एक प्लानिंग होगा।
तो प्लानिंग से ही हमें लड़ना पड़ेगा, वरना हम लोग जीतेंगे नहीं, हम लोग आपस में ही मर जाएंगे, हम एक दूसरे को मार के ही मर जाएंगे। तो ये सब बातें हो रही थी। मुंबई का महासचिव अतुल खरात को कर दिया गया, ऊपर से आदेश आए, राहुल जी के आदेश आए अतुल खरात को, और विकी शिंगारे को सचिव करने के लिए कहा गया। मुझे कहा गया कि हम बहुत लोग आएंगे, चैतन्य पे कम से कम 100 लोग रहेंगे। हम लोग गए थे, 4-5 लोग थे वहां पे। खैर दे दिया हमने, महाराष्ट्र अध्यक्ष का आदेश है तो ठीक है, लेकिन पता नहीं वो क्या प्लान करके आए थे। शायद उसके बाद में दूसरा या तीसरा फोन रहेगा मेरा अतुल खरात जी का, तो फोन करके बोलते हैं अरे हाँ मुंबई अध्यक्ष हो तुम, ठीक है, लेकिन आपके पीछे मुझे मालूम है आपके पीछे लोग नहीं है। अब सोचो ऐसी बातें क्यों बोली जाती है? किसी को डीमोरलाइज करने के लिए ऐसी बातें बोली जाती है। शुरुआत से ही ये लोग सोच के आए थे मुझे अंडर एस्टिमेट करना, मुझे डीमोरलाइज करना। अरे तूने मेरे बारे में क्या क्या देखा है, मेरे बारे में क्या जाना है, मेरे पीछे कितने लोग हैं ये तो तूने देखा है? या तो फिर जान के भी जान पूछ के मेरे को मेरा मॉरल ये खराब करने के लिए उन्होंने जान पूछ की बातें बोली। फिर उसी वक्त मुझे कुछ बातें समझ में आई कि ये प्लान करके आए हुए लोग हैं। मुझे जैसे समझ में आया, आने लगा, मेरे भाई को कुछ मैसेज भेजे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैसेज भेजे कि भाई जैसे इलेक्शन आएगा वैसे वैसे इनका इंटेंशन कुछ लोगों का गलत है और वो लोग मुझे पूरी तरह निकालने की कोशिश करें। ये मैंने पहले भाई को मैसेज भेजा था। फिर मेरे बच्ची की शादी में भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए, मैं शुक्रगुजार हूं उनका। इतनी बड़ी इतनी महान व्यक्ति मेरे बच्ची की शादी में आए, लेकिन उस वक्त कुछ बातें हुई थी, कुछ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर गंगा को भाई चंद्रशेखर आजाद ने मतलब बहुत कुछ सुनाया था। जितने लोगों को सुनाया, जितने लोगों को भाई ने बहुत कुछ सुनाया, उनको किस बारे में सुनाया था? कुलकर्णी का अपॉइंटमेंट जो की गई थी, उसका जो प्रमोशन किया गया था, उसकी वजह से गंगा उनको सुनाया गया था। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ। किसी ने भी जब दत्तू मेरे साहब आए थे उस वक्त 2 लेटर मैंने दिए थे। 2 लेटर, दोनों लेटर में मैंने सीधा कहा था कि मिशन खत्म करने वाले कुछ लोग हैं, उनको एक तो दरकिनार कर दो या तो फिर उनको समझ दो कुछ। मैं बोलता हूं कि ऐसे ये सब लोग सफल क्यों हो रहे हैं? वो लोगों को आज तक बाजू में नहीं है। मैं सीधा नाम लेता हूं ना, अशोक कांबले, गायकवाड़, सुनील गायकवाड़, राजू झनके। ये राजू झनके और अशोक कांबले सबको मालूम है कि वो नांदेड़ में जाके बैठे थे और भाई ने नहीं कहा था, उसके बावजूद उन्हें कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया था। किस लिए? कोई किसको क्या सपोर्ट, उसमें क्या लेन देन हुई थी वो भी हमें मालूम है। ऐसे लोगों को भीम आर्मी से, आजाद समाज पार्टी से निकाला नहीं जाता है। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपना घर संसार, देखिए मेरे भाई आए कितना खर्चा गया वो छोड़ दो, लेकिन अपने मुंबई के अंदर एक भी लोहे का बोर्ड नहीं रहेगा। मेरे 8 बोर्ड है यहाँ पे। भीम आर्मी का जो चबूतरा बनाया ग्रेनाइट का, ये पूरे महाराष्ट्र में बताओ कहां पे बना हुआ है वो चबूतरा बनाया मैंने। और जहां मतलब ये मैंने कोशिश की अपनी पार्टी के नीचे, मेरा कुछ विजन था, मेरी कुछ सोच थी। फिर घाटकोपर में एक मीटिंग हो गई। मीटिंग के अंदर मैंने भाषण में कुछ बातें कही, मिशन की बातें कही कि देखो मैं एक लीडर था, मैं एक अध्यक्ष था, मैं एक कैप्टन था, एक जहाज का कैप्टन था। वो कैप्टन की जिम्मेदारी क्या होती है कि किसी भी तरह से जो जहाज है एक किनारे से दूसरे किनारे, दूसरे अपना जो डेस्टिनेशन है वहां पे जाना चाहिए। तो और अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो जहाज फूट जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन कैप्टन को जगह नहीं छोड़नी होती है। तो जहाज किस तरह से लेके जाना ये जिम्मेदारी कैप्टन की होती है। मैंने इतने मूवमेंट में बातें देखी है। आंदोलन करने से क्या क्या मिला है आज तक? मैं बोल रहा हूं आंदोलन करो, लेकिन बड़ा आंदोलन करो,
आंदोलन से ज्यादा, सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है संगठन के ऊपर, ये मेरा कहना था। आंदोलन तो करेंगे और ये लोग मुझे आंदोलन सिखाएंगे। मैंने इतने आंदोलन किए, इतने केसेस मेरे ऊपर हो गई है। वो गणपति वाले जो केस बोले थे वो भी मेरे ऊपर हो गई। भीमा कोरेगांव के जितने केसेस है सब केसेस मेरे ऊपर हो गए। 2 साल अंदर भी रहा। तो ये लोगों ने बराबर प्लानिंग से क्या किया मालूम है, भाई तक मेरी बात पहुंचा दी कि मैं आंदोलन से डरता हूं। ये लोग मुझे क्या डर मैं जिंदगी में कभी डरा नहीं किसको, ना पहले डरा ना आज डरता हूं, शायद मरने तक। मैं तो कहता हूं मैंने विजय पा ली है अपने मरने पे, मृत्यु पे। जो मरने से जो डरा ही नहीं उसको क्या तुम डर लोग मेरे नाम से तुम बदनामी कर रहे हो कि मैं तो सोच रहा हूं कि तुम मेरे कार्यकर्ता ना टूटे, मेरे कार्यकर्ता आगे बढ़े, हम लोग शासन करती जमात बने और आंदोलन करेंगे। मैंने कोई एग्जांपल भी दिया, 1991 में माननीय कांशीराम साहब ने एक ही आंदोलन किया था, बीएसपी में एक ही आंदोलन किया था और इतना जबरदस्त आंदोलन था, इतना इफेक्टिव आंदोलन था मंडल आयोग के खिलाफ, मंडल आयोग के सपोर्ट में, और तब जाके सफल हो गए। काम करना है तो ठोस काम किए, ये ऊपरी काम करने, रास्ते में आगे चिल्लाने, 10-20 लोगों से चिल्लाने से हम यशस्वी नहीं होंगे। हमको सफल होना है तो उसके लिए कुछ नियोजन होगा, क्योंकि सामने दुश्मन बहुत बड़ा है। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि पहले तुम दुश्मन तो पहचानो। केडर कांशीराम जी क्यों लेते थे, पहले दुश्मन तो पहचानो तब तुम लड़ोगे ना। तो लड़ने के लिए दुश्मन आपको पहचानना जरूरी है। मैं जब केडर की बात करूं तो मेरे खिलाफ ये लोग बात करते थे, केडर क्या के लिए चाहिए, केडर क्या जरूरी है। अरे हमारे पार्टी का नाम ही कांशीराम जी से जुड़ा हुआ है। हम बीएसपी बीआरएसपी से कांशीराम के भक्त नहीं है, लेकिन कांशीराम जी के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं। हम सच्चा झूठा क्या है हम जानने वाले लोग हैं। आज हमने जान लिया है कि कांशीराम जी एक ही व्यक्ति ऐसे थे, एक ही महापुरुष ऐसे थे कि जिन्होंने इस देश में जिन्होंने इस देश में सफल कर दी, जिन्होंने इस देश में अभी लाइव है जरा प्लीज तो इस देश में माननीय कांशीराम ने मूवमेंट सफल की है। उनके नक्शे कदम पे चलना मैंने कहा, लेकिन मेरे बात का, मेरे भाषण का कुछ तोड़ मरोड़ के भाई को पेश कर दिया गया कि मैं मूवमेंट को, ये मिशन को मतलब सही आदमी नहीं हूं, मैं आंदोलन को डरता हूं वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, ये क्या बात बताएंगे। अब हम आएंगे कि जो मुस्लिम सेवा संघ के बारे में, जो जिसके वजह से मुझे निकाला गया या निष्कासित कर दिया गया, मैं पार्टी से मुझे अभी भी निकाला नहीं गया है, लेकिन मुस्लिम सेवा संघ की क्या बात हुई थी, कैसे हुआ था, ये इस पे जरा बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो मुद्दा है, इस तरह से इन लोगों ने मेरे खिलाफ पहले ही वातावरण तैयार कर दिया था। और 2 आंदोलन इन्होंने लिए, एक रेलवे का आंदोलन लिया, एक महंगाई का आंदोलन लिया। ये दोनों आंदोलन में मुंबई अध्यक्ष को यानी कि मुझे इन लोगों ने दरकिनार किया था, क्योंकि इनका प्लान था मेरे को बदनाम करना, मैं आंदोलन करने नहीं देता हूं, ये प्रचारित करना, और बाद में ये लोग आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन में वो आएंगे और वो भाई को बता देंगे देखो हम लोग ने आंदोलन किया। लेकिन 2 आंदोलन में मैं फिर भी पहुंच गया, जबकि मेरा कहना यह था कि आंदोलन से पहले एक मीटिंग ऐसी होगी, उसमें हम सोचेंगे, नियोजन बनाएंगे, आंदोलन में क्या घोषणाएं होगी, अगर समझो कोई पकड़ा जाता है या कोई केसेस ली जाती है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या रहेगा, प्लान रहेगा, ABC, इस तरह प्लान रहेगा, ये मेरा कहना था। लेकिन ये लोग उतावले हो गए थे मुझे बदनाम करने के लिए, तो ये लोग सुने नहीं। तो दोनों आंदोलन में मैं खुद था, लेकिन ये कब तक चलेगा। मुंबई अध्यक्ष को आप अगर दरकिनार कर रहे हो और खुद आंदोलन मुझे जानबूझ के अंधेरे में रख के आंदोलन कर रहे हो, तो ये गलत बात है ना। तो फिर तीसरा आंदोलन, जबकि 23 तारीख से तो वो दूसरे पहले आंदोलन और तीसरा एक आंदोलन इन्होंने फिर से महंगाई के ऊपर कर रहे थे घाटकोपर में, जबकि जरूरत नहीं थी महंगाई की, नहीं, वो ट्रेन में एंट्री के लिए। तो जबकि यहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2-4 दिन में हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं और हम लोग ट्रेन में जिनकी 2 वैक्सीन हुए हैं उनको हम लोग अलाउ करने वाले हैं।
ये डिक्लेयर करने के बावजूद इनको इतनी क्या जल्दी हो गई थी कि ये जल्दी जल्दी मेरे को बिना पूछे ये लोगों ने फिर लेटर वेटर दे दिया, लेटर वेटर दे दिया और बोल दिए कि हम आंदोलन करेंगे। अब तो ये टू मच हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि ये हर वक्त अगर मुझे दरकिनार कर रहे हैं तो मुझे इसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया कि पहला मैंने शोकॉज नोटिस दिया वहां के जिला विधानसभा अध्यक्ष नितिन यादव को दिया। कितने तारीख को दिया? 9 तारीख को, 9/8/2021 को, कि आपने ये आंदोलन जब किया कि किसके कहने पे तैयारी की, किसके लेटर हेड पे लेटर दिया गया। देखो ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में हम नहीं रहेंगे तो क्या मतलब नहीं। तो वो पहला मैंने दे दिया, उसको दे दिया। उसके बाद में और जो कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे उनको भी मैंने लेटर दे दिया कि उत्तर मुंबई जिला का अध्यक्ष सुरेश वाघमारे, जो 8 सबसे पहली नियुक्ति उसकी की थी, लेकिन उन्होंने एक भी नियुक्ति दी नहीं और ना ही कोई प्रोग्राम किया, ना ही कोई आंदोलन किया, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते थे। उनका खुद का न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखते थे, मैं आंदोलन करूंगा, लेकिन कोई भी आंदोलन नहीं किया। तो उनको एक नोटिस दिया मैंने कि मुझे पता ही है, मैं नोटिस मतलब उनको अंडर एस्टिमेट करने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए नहीं, इट इज अ फॉर्मेलिटी दैट आई हैव टू फॉलो द फॉर्मेलिटी, दैट इज व्हाई आई गेव नोटिस टू देम। लेकिन उन्होंने उसका गलत मतलब निकाला, ऐसे कोई मेरे दुश्मन नहीं थे। दूसरी बात, ये जो अतुल खराज जी, उनको भी मैंने अहवाल मांगा, मुझे अहवाल दीजिए, ये जो आंदोलन है किस तरह तैयार हुआ, कहां पे मीटिंग हुई, किसने लेटर दिए, किसके आदेश से क्या हुआ, ये मैंने सब बता दिया। अहवाल दो, एक बार हो गया, 2 बार, 2 लेटर हो गए, दो स्मरण पत्र हो गए। उसके बाद में मैंने फिर उनको एक लेटर भेज दिया 16 तारीख को। उसका शीर्षक था दिनांक 9/8/2021 च्या नियोजन आंदोलनाबाबत अहवाल देण्याबाबत। संदर्भ में 10/8 और 13/8 को जो मैंने स्मरण पत्र दिए। तो उन्होंने मेरे साथ में व्हाट्सएप पे जो चैटिंग की, मैं सीधा बोल रहे थे मैं नहीं दूंगा अहवाल, अब जो कर रहा है मैं अहवाल दूंगा मीटिंग में दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो इस तरह से बदतमीजी से बात ये लोग क्यों कर सकते थे? ये कभी कभी रात को कैलाश जी में बोलो, कैलाश जी ने ताई को, मैं जो बोल रहा हूं हमारे पास रिकॉर्डिंग है इसलिए बोल रहा हूं, अतुल ने शराब पी के कई कार्यकर्ताओं को फोन पे गलत बातें की, मेरे से गलत बातें की। कैलाश जी ने नेहा ताई को शराब पी के गलत बातें की, उसकी रिकॉर्डिंग है। ये सब बातें ये मैंने अतुल ने मेरे साथ में कैसी बातें की, मैंने सब राहुल जी को बताई थी। राहुल जी ने किसी बात पे उनके ऊपर एक्शन नहीं ली और ना ही। तो मतलब तुम मिशन के लिए काम कर रहे हो या हमारे पीछे चमचे पालने के लिए काम कर रहे हो, वो मुझे समझ में नहीं आया। मिशन का काम करने वाला आदमी वो मिशन के सिवा किसी बात को इंपॉर्टेंस देता नहीं, लेकिन ये मिशन चलाने नहीं आए, ये अपना राज चलाने यहां पे आए हैं। और पता है मुझे, मैं तो बोलता हूं आगे जो होगा मुझे पता नहीं। मेरा आखिरी सवाल है कि ये सब लेटर है, ये भी आपको शायद मालूम पड़े कि ये तो जो शोकॉज नोटिस है, नोटिसेस है, वो भी आपको मालूम पड़े कि मैंने उनको दी है। तो फिर भाई जब आए थे यहाँ पे, मुस्लिम सेवा संघ के लोग भाई को मिले, हालांकि मेरे पहचान के थे, उसमें का एक बंदा भाई का भी पहचान का था। मुस्लिम सेवा के लोग वहां पे भाई से मिले, भाई से बात भी हो गई। तो फिर जैसे ही भाई यहां से चले गए थे, मुस्लिम सेवा संघ के लोगों के साथ में मेरी मीटिंग्स होने लगी। और उसके साथ में जब मैं सामने उनके बैठा था, देखिए अगर मैं जान गया हूं, मैंने इतनी कंप्लेंट्स करने के बावजूद राहुल जी अगर कुछ एक्शन नहीं ले रहे तो अनसिक्योर्ड फील करूंगा ना। मुझे अनसिक्योर्ड फील हुआ और मैंने वो बात राहुल जी को नहीं बताई, लेकिन हर बात का अपडेट मैं भाई को बता रहा था। जो मीटिंग हो रही है, जो बातें हो रही है, जो फोटोज है, मैं हर चीज भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बता रहा था, हर चीज। फिर भाई को मैंने पूछा भी, भाई मैं क्या सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? भाई ने कहा नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो आप, गो अहेड प्लीज, गो अहेड, मतलब आप आगे बढ़िए। तो जैसे मुझे भाई ने ग्रीन सिग्नल दिया, मैंने आगे काम चालू कर दिया।
तो लोगों से जो मुस्लिम सेवा संघ, देखो मैंने भाई को क्लियर कट कहा था, हम लोग को अगर 30 to 35% वोटिंग चाहिए तो हम लोग को मुस्लिम लोगों के साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कौम है, इस 2 कौम के ऊपर इस देश में अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर उनका झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। इस देश में तो किसान को आतंकवादी घोषित किया जाता है, तो मुस्लिम समाज तो छोड़ ही दो। तो इस तरह अगर हम लोग, हमें अगर जीतना है, हमें अगर शासन करती जमात बननी है, तो मेरा निवेदन ये था कि ऐसे कई पॉकेट मुंबई में है जहां पे मुस्लिम और बहुजन एक साथ में मिलकर अगर हम लड़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने मुस्लिम सेवा संघ, और मुस्लिम सेवा संघ के लोग भी कुछ नए नहीं थे मेरे लिए, मेरे साथ में मतलब कई सालों से मेरी पहचान है उनसे। उनके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज भाई जो है, उन्होंने मुस्लिम सेवा संघ, मराठा सेवा संघ के साथ में कई सालों तक काम किया हुआ है, उनके साथ में मैंने बातें की है, महापुरुषों के विचारधारा वाले लोग हैं। मैं हर बात, हर चीज भाई को बता रहा था, हर बात। फिर पता नहीं कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ 2-4 साइन कर दिए, बात हो गई, फिर वो मीटिंग हो गई। मीटिंग के बाद में उस वक्त जितने भी 3 जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने उसके ऊपर साइन की थी। 3 में से एक भी जिलाध्यक्ष वहां पे नहीं आया था। राहुल जी ने उनको फोन किया, एक ही को फोन किया, सुरेश वाघमारे। सुरेश वाघमारे मेरे खिलाफ ही बोलेगा ना, क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी नोटिस दिया कि तू कुछ काम ही नहीं किया है आपने। अगर आपने काम नहीं किया है तो गलत बात है ना। फिर आप काम नहीं करोगे और फिर तो तुमको मेरा जो अधिकार है, मेरा जो काम है, एक अध्यक्ष नाते मेरा जो काम है, तुमसे काम करवा के लेना, तो मुझे नोटिस देनी पड़ेगी। बस राहुल जी ने डायरेक्ट उनको फोन किया तो मेरे खिलाफ ही बात करेंगे, उन्होंने मेरे खिलाफ बात किया। लेकिन कई लोग जो थे जो मेरे खिलाफ बात नहीं करना चाहते थे, कुछ लोगों को बताया नहीं गया था कि निकालने के लिए हम ये साइन ले रहे हैं। उसके बाद में जब मेरे ऊपर वो जो मुस्लिम सेवा संघ का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो मुझे रद्द करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया 6 महीने के लिए, राहुल जी ने। तो मैंने बोला ठीक है, और अगर मैंने इतने 2 महीनों से मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सब बातें बता रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये बता रहा हूं, इतना ही क्या, अविनाश शांति जो ऑब्जर्वर है महाराष्ट्र के, उनको भी मैं हर बात बता रहा, ये सब बातें उनको, हर चीज फोटो के साथ में, हर चीज क्या क्या हो रहा है, कुछ एवरी अपडेट आई वाज गिविंग टू द अविनाश जी एंड अपने जो भाई चंद्रशेखर आजाद इनको। तो इवन दो इन लोगों ने मेरे ऊपर, मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं, मेरे ऊपर सीधी कार्रवाई की गई। 11th आवर पे आप बोलोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो, मेरे को पहले वाले दिन में ये लोग बोल रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। कैसे होगा? मैंने किसी को जबान दी है, सामने लोगों ने पूरे भारत देश में उनके जितने भी लोग हैं उनको प्रचारित किया है। मुझे उस वक्त समझ में आया था कि ये हो सकता है कि इसमें मेरी पोस्ट भी चली जाए, लेकिन किसी की जो भावनाएं होती है, किसी को तुम वर्ड देते हो, जो शब्द देते हो, वो भी तो पूरा करना है। मैंने रिस्क ली और मैंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कैंसिल नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत खर्चा भी किया था, एसी हॉल लिया था, फिर वहां पे खाने पीने का बंदोबस्त किया था और बहुत सी मीडिया को इनवाइट किया गया था। मैंने खुद ने भी कई मीडिया को इनवाइट किया था। ऐसे वक्त पे वैसे मैं तो सोच रहा था कि ये लोग मुझे सफल होना नहीं देना चाहते, इसीलिए वैसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। मेरा एक भाई को रिक्वेस्ट थी कि अगर भाई को लगता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी है, भाई से मेरा व्हाट्सएप चैटिंग कंटिन्यू हो रहा था, भाई ने एक वर्ड मुझे कहना चाहिए था कि दीपक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। भाई ने आखिर तक मुझे नहीं कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो, क्योंकि भाई कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भाई को मैंने हर चीज शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैंने बताई। और जब मुझे निष्कासित कर दिया, निलंबन कर दिया 6 महीने के लिए, तो बट नेचुरल है, मेरे कार्यकर्ता मेरे नहीं, तो मुझे जानते हैं, जो मैं सच्चाई के लिए जान ले भी सकता हूं, जान दे भी सकता हूं, ये मेरे कार्यकर्ता जानते हैं। तो बट नेचुरल है, दे फील बैड एंड दैट्स व्हाई दे रिएक्टेड मे बी कुछ लोग बुरी तरह से रिएक्ट हुए, लेकिन कुछ बातें मुझे पता है। सामने से अतुल ने, जो हमारे जो गायकवाड़ साहब थे,
मागाठानी विधानसभा के अध्यक्ष सामने अतुल ने सामने से फोन किया और फिर बातें करते करते सामने गाली गलौज हो गया। तो ये क्या है, बट नेचुरल बातें होनी थी, वो बातें हो गई। लेकिन मैंने सभी कार्यकर्ताओं को शांत किया। मुझे ग्रुप में कोई भी बताए कि मैंने उनको भड़काया है, उनको मैंने बोला ये जो कर रहे हो आप गलत काम कर रहे हो, ये मत करो, हमें नहीं करना है। अविनाश शांति जी ने मुझे कहा कि राहुल जी को बोलो तुमने जो डिसीजन लिया है तुम एक्सेप्ट करो, मैंने मानता हूं, मैं ठीक जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने मैसेज उनको भेज दिया कि ठीक है आपको लगा सही, आपने जो डिसीजन लिया चलो ओके, आई एम एग्री विद दिस डिसीजन। लेकिन ये सब चीजें मेरे खिलाफ जा रही थी, मुझे पता नहीं था ना। अविनाश जी ने मुझे बताया था दीपक आप शांत रहो, 20 तारीख को हम लोग भाई और हम लोग आने वाले हैं, भले भाई नहीं आए तो मैं तो आऊंगा, मैं आके सब ठीक कर दूंगा। हम लोग शांत रहे, अपने कार्यकर्ता शांत रहे, लेकिन हावी हो गए, सत्य के ऊपर असत्य हावी हो गया। इस देश के अंदर जहां भगवान बुद्ध को सफल होने नहीं दिया इन लोगों ने, क्या आपको लगता है सिर्फ मनुवादी थे विफल करने के लिए भगवान बुद्ध को? मनुवादी के साथ में हमारे लोग भी थे, और तब जाके भगवान बुद्ध इस देश से, मतलब बुद्ध धम्म इस देश से खत्म कर दिया गया। तो इस तरह मुझे निष्कासित कर दिया गया। मैंने शुरुआत में कसम खाई थी, मैं आज भी कसम खाता हूं, अभी भी कसम खाता हूं, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई उसमें से एक बात भी झूठी नहीं है। मेरा इंटेंशन कभी भी कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। मैंने आज तक, मेरे जहन को मुझे पता है कि मैंने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। आज मुझे घर वाले सवाल पूछते हैं, तुमने इतना वक्त दिया, तुमने नौकरी छोड़ दी, तुमने इतना पैसा लगाया, तुम्हें क्या मिला? क्या काम नहीं किए, कितने लोगों को अनाज बांटा, ये इसके कोरोना के माहौल में बीच में बहुत कुछ काम किया। मतलब जब 2012 से लेके आज तक मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र में काम किया। और ये लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे कार्यकर्ता नहीं है, दिखे जब जानते हैं वो अंडर एस्टिमेट करने के लिए, ये उनका तरीका है। जैसे न्यायताई को निकालने के लिए इन्होंने एक माहौल बना दिया, और वो माहौल के वो बड़ी स्टडी करते हैं। इतनी स्टडी अगर ये मनुवाद को खत्म करने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, समता प्रस्तावित करने के लिए करेंगे ना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरी ताकत लगाते हैं कि हमारे लोगों को कैसे, जो उनका कॉम्पिटिटर है उनको पहले कैसे खत्म कर दिया जाए, कि आगे चल के ये मुझे कॉम्पिटिटर हो सकता है, इसीलिए पहले इसको खत्म कर दिया जाए। तो अब मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि सावधान रहे, चमचों से जागरूक रहे और अपना मार्ग चुने। मिशन 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 करके जो जीवन का हुआ वो आपका ना हो, जो मेरा हुआ वो आपका ना हो। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा बिजनेस खुद का है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मैं वेल सेटल हूं। जिंदगी में जितना भी कुछ कमाया, मैंने सोचा कि इंसान को जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, उसके ऊपर जो पैसा है समाज के लिए खर्चा करो। देश का हर आदमी, समाज का हर आदमी अगर इस तरह सोचेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम शासन करती जमात बनेंगे। शासन करती जमात बनना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम लोग 85% लोगों को अगर जागरूक करेंगे, हमारे मुस्लिम भाई को जागरूक करोगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। जो विषमता फैलाना चाहते हैं उनको खत्म कर दो। खत्म कैसे करो? इलेक्शन में जीत के, इलेक्शन में अपने लोगों को जितवाओ, सब पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम विचारधारा के लिए केडर ही मतलब बोलोगे तो लोग कैसे जागरूक होंगे? आंदोलन करके वो मत परिवर्तन में नहीं होते। मैंने देखे आंदोलन किए, काफी आंदोलन किए और काफी कार्यकर्ताओं को टूटते हुए देखा है।
मैं एक नियोजन लेके आगे चल रहा था, मुझे सफल होना है। मैंने इतिहास पढ़ा है, इस महाराष्ट्र के अंदर ये लोग सफल क्यों नहीं हुए। मैंने कुछ प्लान किया था। रास्ते पे उतरने से अपने आप को फोकस डालने के ऊपर फिर बोलेंगे अरे मैं सिर्फ 4 लोग 10 लोग लाख लोग तुम जमा कर लोगे, क्या क्या मतलब है। उसको इलेक्शन में वोटिंग में कैसा कन्वर्ट किया जाए उसके लिए तुम्हारे पास नियोजन होना चाहिए। तो ये बात मैं आपके सामने बोलने वाला था। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि अब सभी जो भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के जो चोरों की बारात मैंने कहा है, सब ये साथ में मिल चुके हैं। कहते हैं ना कि जो चुंबक होता है, स जाती है बी जाती है, आपको मालूम रहेगा। तो स जाती है एक साथ में आए हैं, बी जाती है एक साथ में आए हैं। वो लोग सब साथ में आए हुए लोग हैं। अब बैठ के पूरा वो सब लोग मिलके प्लानिंग कर रहे हैं। उनसे सावधान रहिए। दूसरी एक बात है, भीम आर्मी की मुंबई अध्यक्षा जो जयाताई है जयाताई बंसोड़े जी है, आज उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हुआ है। वो भी सोच रही है कि मैं यहां पे आई हूं, उनके खिलाफ भी चालू हो गया है षड्यंत्र ये सब कि गंगावली बिंगावली यहां पे आके चले गए, यहां पे आके योगिनी पगार के पूरे पावर देके चले गए। मतलब मैसेज क्या जा रहा है कि जितने भी मिशन के लोग हैं, जितने भी शासन करती जमात बनने के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, जा रहा है। तो बस इतना ही कहूंगा, जागरूक रहो। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए मैंने कुछ बातें मैंने सामने रखी हुई है। मैंने आज तक बहुत कुछ काम किया है, मिशन के साथ में रह के काम किया है। मेरे कार्यकर्ता की कुछ डिमांड्स है, मेरे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, उनका भी मुझे सोचना है। अब सबका सोचना है। भगवान बुद्ध ने 4 बातें कही थी, आपको याद रखो। एक बात भगवान बुद्ध ने कही थी कि इस समाज में कुछ लोगों का जन्म होता है, इसलिए बस वो जीते रहते हैं। वो किसी के लिए कुछ नहीं करते, खुद के लिए भी नहीं करते। दूसरा एक इंसान होता है, वो सिर्फ जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता है, खुद के लिए, समाज में, खुद के घर के लिए कुछ नहीं करता है। तीसरे टाइप का जो आदमी होता है, वो सिर्फ खुद का ही देखता है, जिसे सेल्फिश बोलते हैं। तो खुद का सोचता है, खुद मैं, मेरा मेरा मैं मेरा, बस वहां तक सीमित होता है। लेकिन एक आदमी होता है जो अपने समाज का भी सोचता है, जो घर का भी सोचता है, खुद का भी सोचता है, अपने कार्यकर्ताओं को भी सोचता है। वो सबसे दुनिया में सही इंसान भगवान बुद्ध ने कहा है। तो मैं आगे ऐसा काम करूंगा जो मेरे समाज के हित का भी होगा और मेरे हित का भी होगा। मैं जयवंत नहीं बनना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं काम करूंगा, जरूर काम करूंगा और काम करते रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।